हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं लाला राम गुजर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर सकते हैं या मेरी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए मेरी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर दूंगा या फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। नो टेंशन दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने वाले। मैं रोज़ ऐसी ही क्लास रोज़ आपके लिए इस यूट्यूब चैनल लाला राम गुजर के नाम से इस पर लाइव लेके आया करूँगा। दोस्तों आप मुझे बहुत सारा प्यार दो। दोस्तों ये 29 अप्रैल की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए पिछली बार और पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखना न भूले, रोज़ हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक ये मोटिवेशनल कोट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस कोट को देखो दोस्तों, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों हारने जीतने का तो खेल ही है ज़िंदगी का, लेकिन उस पर जीत जाना, एक सफलता फिर से प्राप्त कर लेना, वो भी हमारी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण जीत है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों भारत के विषय, भारतीय इतिहास के विषय के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो दोस्तों ये वेदों से मिलती है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त की जाती है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लेना आप। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी वेदों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक साम वेद को कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संगीत का जनक श्याम वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक श्याम वेद को कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संगीत का जनक, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना दोस्तों। किस वेद में कन्याओं का वध और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों कन्याओं का वध और अंधविश्वासों का वर्णन हमें अर्थवेद में मिलता है। कन्याओं का वध और अंधविश्वासों का वर्णन अर्थवेद में प्राप्त होता है। दोस्तों कन्याओं का वध और अंधविश्वासों का वर्णन अर्थवेद में प्राप्त होता है। दोस्तों कन्याओं का वध एवं अंधविश्वासों का वर्णन अर्थवेद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक वेद दोस्तों मत्स्य वेद है। पुराणों में सबसे प्रमाणिक और प्राचीन वेद मत्स्य वेद है। पुराणों में सबसे प्राचीन में प्रमाणिक वेद मत्स्य वेद है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है जिसे कश्मीर का इतिहास का वर्णन है? राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है, उसके रचयिता दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कलहण है। इसमें राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कलहण है। इसमें राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है कलहण के द्वारा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दोस्तों कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए, एनटीपीसी में, एसएससी सीएचएसएल में जो अभी परीक्षा लगी थी उनमें भी पूछे गए। दोस्तों 7 दिन की परीक्षा रद्द भी हो चुकी है एसएससी सीजीएल की, लॉकडाउन की वजह से। इतिहास का पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। ये आप सब भी जानते होंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता, ये इतिहास का जनक हमारा हेरोडोटस माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे दोस्तों ये क्या हो गया? इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की भूगोल नामक पुस्तक
के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत की भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता दोस्तों टॉलमी है। भारत की भूगोल पुस्तक के नामक टॉलमी को माना जाता है भारत की भूगोल पुस्तक के रचयिता। टॉलमी भारत की भूगोल पुस्तक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के जनक थे दोस्तों। ये प्लिनी है ना, भारत की भूगोल की पुस्तक के रचयिता तो टॉलमी को माना जाता है, लेकिन प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के जनक प्लिनी को कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश शामिल है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरी क्लास मैंने परीक्षा दी उसमें भी आया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों भारत भी है, इंडोनेशिया और मलेशिया। उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही है, आंसर सही है इसमें। उपयुक्त सभी सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये तीनों देश शामिल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया तीनों देश शामिल है। मानव विकास सूचकांक HDI के 3 आयाम कौन कौन से? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। उपयुक्त सभी इसमें भी सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी इसमें भी सही है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन दोस्तों महमूद उल हक के द्वारा किया गया। इस सन 1990 में किया गया। तो दोस्तों ए और बी दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों सही है इसमें, ए और बी भी। अगला क्वेश्चन, हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट दोस्तों। खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का प्रारंभ 2012 में हुआ। इसके 6 कारक है दोस्तों। खुशहाली रिपोर्ट के 6 कारकों के आधार पर रिपोर्ट जारी करता है विश्व हैप्पीनेस, जिसमें अपने भारत का अभी शायद 139वां स्थान था बी जो। तो इसमें उपयुक्त सभी को सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी सही है इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया? तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का वर्णन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम आज़ाद रसूल थी। भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम आज़ाद रसूल थी दोस्तों। ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 15 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में 15 सदस्य थे, उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम आज़ाद रसूल थी। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय कितने रुपए का खर्च आया और वह कितने दिन लगे? संविधान निर्माण के समय दोस्तों 63,96,729 रुपये का खर्च आया। संविधान निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे दोस्तों। तो चिल्लाने मोह से काहे कह रही है? भारतीय संविधान निर्माण के समय दोस्तों रुपए का खर्च 63,96,729 रुपये आया था। इसमें कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 114 दिन की बहस हुई। इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान मजबूत ठोस संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इनका जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। इनका एक नारा था, शिक्षा भैंस और इन्हीं का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही रंग बेरंग मिसाइल है। अगर हम इसको प्राप्त करते हैं तो कहाँ से कहाँ अपन पहुँच सकते हैं। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो भारतीय संविधान की 114वीं अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान को अपनाया गया भारतीय संविधान में, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। पदार्थ का वर्गीकरण आकार और आयतन निश्चित। पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों ठोस में आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस में
पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है तो उसमें ठोस कहलाता है। तो ठोस में दोस्तों लोहे की छड़, बर्फ का टुकड़ा और लकड़ी की कुर्सी ये ठोस में आते हैं। द्रव में आकार तो अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं दोस्तों। द्रव में जल, केरोसिन और तार पिन्ने। गैस आकार व आयतन अनिश्चित हो तो दोस्तों गैस कहलाती है। उसमें गैस में दोस्तों हवा और ऑक्सीजन दोनों सम्मिलित है। और दोस्तों इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे पास कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है जो लिख के बता रहा हूँ, मैं मोबाइल से लाइव आके आपको बताता हूँ दोस्तों। और आप एक भी लाइव नहीं हो अभी तो मेरे सेशन में दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो। मैं आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके ला रहा हूँ दोस्तों। जल्दी से लाइव आ जाओ दोस्तों प्लीज़। रोज़ लाइव मिलूँगा आपको 8 बजे रात के। आज अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीव विज्ञान की कुछ शाखा, ये अति महत्वपूर्ण शाखा है, इनको आपको पूरे के पूरे याद कर लेना दोस्तों। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहते हैं। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन का अध्ययन कहते हैं। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन का, सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन का, पीसीकल्चर को मत्स्य पालन का और माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन कहते हैं। फाइकोलॉजी को शैवालों का अध्ययन कहते हैं। एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब है ऑर्निथो मतलब उड़ना, उड़ना तो पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। इकाइथोलॉजी तो दोस्तों इकाइथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यानों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। सिल्वीकल्चर कास्टिपेडों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। पॉलिटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। पॉलिटिक्स के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और मृत कोशिका थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूमैन हुक के द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 1942 में हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान दोस्तों इसरो को कहते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो दोस्तों 3 अप्रैल 1984 को उसने कदम रखा चंद्रमा पे। और 11 अप्रैल 1984 को वापस अपनी धरती माँ पर दोबारा कदम रखा। और उस स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से जब अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिलने पहुंची तो उन्होंने पूछा कि चंद्रमा से हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है, तो उन्होंने प्यारे प्यारे शब्दों में जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये राकेश शर्मा ने दोस्तों इंदिरा गांधी जी को बताया कि सारे जहां से अच्छा दिखता है मैम हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में कोलंबिया मिश्रण वातावरण में पुनः प्रवेश करने के कुछ देर पश्चात हो गई थी दोस्तों। वो हमारी भारत की शेरनी थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, जो हमारे बीच नहीं रही। वो नासा की एजेंसी के द्वारा की गई थी दोस्तों। नासा एजेंसी अमेरिका की एजेंसी है, इसरो भारत की है, रोसकॉस्मोस रूस की है, जापान की जाक्सा है दोस्तों। इनको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। और कल्पना चावला दोस्तों भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, जिनकी मृत्यु कोलंबिया वातावरण में पुनः प्रवेश करने के कारण 2 फरवरी को हो गई थी दोस्तों। 2 फरवरी 2003 को। इसमें दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली प्रधानमंत्री थी। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। और भानु अथैया यह ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों। इनका अभी निधन भी हो चुका है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से चुना गया था। भानु अथैया प्रथम भारतीय महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 1984 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 1896 का था। 2 वर्ष का कार्यकाल था डिमिट्रियस का, जो प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थॉमस बॉक है, जिन्होंने हाल ही में हमारे भारत ने उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की इच्छा जताई थी, तो उन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार थॉमस बॉक ने लेने से मना कर दिया। दोस्तों थॉमस बॉक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस बॉक ने शांति का नोबेल पुरस्कार लेने से, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार लेने से किसने मना किया? तो दोस्तों थॉमस बॉक ने किया। ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं, जो दोस्तों ओलंपिक खेलों का संचालन करते हैं, नियम और निर्धारण करते हैं। और भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1924 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति के जे टाटा थे। वर्तमान में ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य दोस्तों नीता अंबानी है, जो 2013 से चुनी गई है। इनको दोस्तों 70 वर्ष की उम्र तक ये चुना गया है। इनको 2013 से चुना गया है और 70 वर्ष की उम्र तक ये भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में चुनी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर जो 1973 में आया, जो वर्तमान स्वरूप का दोस्तों ये मार्क फर्स्ट है, मार्क लिख दिया गलती से, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क फर्स्ट है, जो 1937 में आया। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जापान का है दोस्तों, जो फुगाकू कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं एक दिन एक नई उम्मीद मेरे लिए और आपके लिए लेकर आऊँगा, और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आऊँगा दोस्तों। अभी तो आप एक भी लाइव नहीं आए हो पूरे स्ट्रीम में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। आप कोई एक भी बंदा देखता तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना